नमस्कार स्टूडेंट्स। आज अपने करने जा रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर, बीएससी बीएड सेकेंड ईयर, पार्ट 16 अपने आज जो है पार्ट 14 पार्ट अपने शुरू करने जा रहे हैं। अपना जो टॉपिक या बुक जो चल रही है वो है एंडोक्राइनोलॉजी, अंतःस्त्रावी विज्ञान चल रहा है। देखिएगा स्टूडेंट्स, जो हम कल के जो क्लास थी उसमें बात कर चुके हैं कि जो एडिनो हाइपोफाइसिस है उसके कौन कौन से हार्मोन थे। अब आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो न्यूरो हाइपोफाइसिस के बारे में मैंने कल थोड़ा सा आपको बता दिया था कि न्यूरो हाइपोफाइसिस जो है वो तंत्रिकाओं, हाइपोथैलेमस की जो तंत्रिकाएं हैं, सुप्रा ऑप्टिक और पैरावेंट्रिकुलर जो तंत्रिकाएं हैं, उन तंत्रिकाओं के जो एक्सोन और जो सिनेप्टिक बटन हैं तो वो अपने न्यूरो हाइपोफाइसिस तक फैले रहते हैं। तो जिस कारण इस क्षेत्र को हम न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। और साथ में यहाँ पर जो हार्मोन्स है उनका केवल संग्रह किया जाता है और उन्हें रक्त में छोड़ा जाता है। न्यूरो हाइपोफाइसिस के द्वारा स्वयं के कोई हार्मोन नहीं बनते, बल्कि जो हाइपोथैलेमस की सुप्रा ऑप्टिक और पैरावेंट्रिकुलर जो ऑप्टिक और पैरावेंट्रिकुलर जो तंत्रिकाएं हैं इनके द्वारा हार्मोन्स बनते हैं और उनको केवल न्यूरो हाइपोफाइसिस द्वारा इकट्ठा करके रक्त में छोड़ा जाता है। अब बात करते हैं हम कि जो न्यूरो हाइपोफाइसिस है, न्यूरो हाइपोफाइसिस, इसके द्वारा कौन कौन से हार्मोन बनते हैं। तो सुप्रा ऑप्टिक जो भाग है या नर्व्स है उसके द्वारा ऑक्सीटोसिन और पैरावेंट्रिकुलर द्वारा एडीएच या वैसोप्रेसिन हार्मोन बनता है। एडीएच या वैसोप्रेसिन हार्मोन बनता है। वैसोप्रेसिन को पिट्रेसिन भी कहा जाता है। वैसोप्रेसिन को पिट्रेसिन भी कहा जाता है। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, इन दोनों हार्मोन्स को अपने थोड़ा बहुत वैसे पहले इसकी आउटलाइन अपने पढ़ चुके हैं। आज अपने इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है कि इन हार्मोन्स का काम क्या है और क्या क्या इनकी जो है विशेषताएं होती हैं इन हार्मोन्स की। तो अपने जो पहला हार्मोन पढ़ने जा रहे हैं वो है एडीएच या वैसोप्रेसिन या पिट्रेसिन। एडीएच या वैसोप्रेसिन या पिट्रेसिन अपना जो फर्स्ट हार्मोन है न्यूरो हाइपोफाइसिस का। देखिएगा स्टूडेंट्स, एडीएच का जो पूरा नाम है वो है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसको वैसोप्रेसिन क्यों कहते हैं? क्योंकि इस हार्मोन की वजह से हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनके अंदर संकुचन उत्पन्न हो जाता है। संकुचन उत्पन्न होने से जो रक्त का दाब है, जो ब्लड का प्रेशर है वो भी बढ़ जाता है। इस कारण इसको हम क्या कहते हैं? वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। अब यदि इसकी बात करें तो ये सबसे पहली बात, ये एक ऑक्टोपेप्टाइड हार्मोन है। ऑक्टोपेप्टाइड हार्मोन है जिसमें 9 एमिनो अम्ल होते हैं। अब ऑक्टो मतलब 8 पेप्टाइड, क्योंकि ये पेप्टाइड हार्मोन है तो इसका मतलब इसमें पेप्टाइड बन पाया जाता है जो कि एमिनो अम्लों से बने होते हैं। और इसके अंदर 9 एमिनो अम्ल जुड़े होते हैं जिसके बीच में 8 पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं, इसलिए इसको ऑक्टोपेप्टाइड हार्मोन कहते हैं या पेप्टाइड हार्मोन भी अपने कह सकते हैं। उसके अलावा ये इसके यदि अणुभार की बात करें तो इसका अणुभार 1100 होता है। अणुभार जो होता है वो 1100 होता है। इसका अणुभार कितना होता है? 1100 होता है। इस हार्मोन का यदि हम देखें कि इसका जो क्या कार्य है, तो इसके कार्य की यदि बात करें
तो अपने जो नेफ्रॉन इस तरह से स्ट्रक्चर लिए होता है, आपको ध्यान होगा। ये नेफ्रॉन है, तो नेफ्रॉन का ये बोमन कैप्सूल होता है, ये पीसीटी है, प्रॉक्सिमल कोलिमेटरी ट्यूब्यूल्स, ये हेनलेज लूप है, ये डीसीटी है, डिस्टल कोलिमेटरी ट्यूब, और ये कलेक्टिंग डक्ट है। ये भाग अपने पढ़े हुए हैं अच्छे से आज तक, जो अपने इसमें 11th-12th क्लास में, उससे पहले भी अपने पढ़े हैं। तो ये हार्मोन क्या करता है, एडीएच क्या करता है कि जो ये हेनले लूप है और जो डीसीटी है, यहाँ पर इसका कार्य शुरू होता है। यहाँ पर ये हार्मोन क्या करता है कि जो जल का पुनः अवशोषण है, रीअब्जर्वेशन ऑफ वाटर, उसको बढ़ा देता है। तो रीअब्जर्वेशन ऑफ वाटर जब बढ़ता है तो वो बढ़ा हुआ यानी जो पुनः अवशोषण है जल का, वो होने के बाद में पुनः अवशोषित जल को क्या किया जाता है, ब्लड में छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर जब जो अंत में जो निशंद जिसको मूत्र कहते हैं, वो मूत्र जो है उसके अंदर जल की कम मात्रा रह जाती है, और कम मात्रा अगर रह जाती है तो उसके द्वारा क्या होता है कि मूत्र के रूप में जो जल है वो बाहर कम निकलता है, और जो शरीर में जो जल है जो छन गया था यहाँ बोमन कैप्सूल में, वापस रक्त में पहुँच जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो एडीएच है, ये एडीएच हार्मोन जो है नेफ्रॉन के अंदर जल के पुनः अवशोषण को बढ़ा देता है, जिसके द्वारा क्या होता है कि जल जो पुनः अवशोषित होकर के वापस रक्त में पहुंच जाता है, और मूत्र के रूप में जो जल है वो बहुत कम बाहर निकल पाता है, या यूँ कह दें कि मूत्र के रूप में वो एक संतुलित मात्रा में ही बाहर निकल जाता है। उसके बाद में यदि देखें कि ये हार्मोन जो है यदि कम अवशोषित होता है, कम अवशोषित यदि होगा, ये हार्मोन यदि कम बनेगा, तो कम बनने से क्या होता है कि इस हार्मोन की कमी से जल का पुनः अवशोषण कम हो जाएगा, और जल का पुनः अवशोषण यदि कम होता है तो जल जो है मूत्र के रूप में बाहर ज़्यादा निकलेगा। इसका मतलब मूत्र का आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिससे एक रोग उत्पन्न होता है जिसको कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। और मूत्र का जो आयतन बढ़ता है उस घटना को हम मूत्रलता या डायूरेसिस कहते हैं। अब देखिएगा कि जब मूत्र का आयतन, इस हार्मोन की कमी से मूत्र का आयतन बढ़ जाता है और शरीर में जल की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, तो मूत्र का आयतन बढ़ना क्या कहलाता है, मूत्रलता क्या कहलाता है, मूत्रलता या डायूरेसिस कहलाता है, और इस रोग को डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। अब देखिएगा कि ये एडीएच की कमी से डायबिटीज इंसिपिडस होता है, जबकि इंसुलिन हार्मोन की कमी से डायबिटीज मेलाइटिस होता है। थोड़ा सा ये कंफ्यूज करने वाली बात है, जो कई बार आता है क्वेश्चन में कि डायबिटीज इंसिपिडस और मेलाइटिस में क्या अंतर है। तो मेलाइटिस जो है, डायबिटीज मेलाइटिस जो है, उसका मतलब तो ये है कि शरीर में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाना। और ग्लूकोज का लेवल कब बढ़ेगा, जब इंसुलिन हार्मोन की कमी होगी। इंसुलिन अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है, और यहाँ पर जो है डायबिटीज इंसिपिडस रोग हो जाता है। और डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है कि एक तो जो डायूरेसिस की घटना यानी कि मूत्रलता यानी मूत्र का आयतन बढ़ जाता है। अब देखिएगा कि मूत्र का आयतन बढ़ गया तो जिसके द्वारा क्या होगा कि इसमें जो व्यक्ति है वो बार बार मूत्र का त्याग करेगा, तो जिससे बॉडी के अंदर क्या होगा, जल की कमी हो जाती है। उस घटना को हम कहते हैं निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन कहते हैं। और डिहाइड्रेशन जब होता है तो व्यक्ति को बार बार पानी पीना पड़ेगा, तो उस घटना को कहते हैं हम पॉलीडिप्सिया कहते हैं। तो ये जो है हार्मोन, तो इसका बहुत बड़ा योगदान है बॉडी का जो हमारा समस्थापन है उसको बनाए रखने के लिए, या यूँ कहते हैं कि शरीर में जल और लवणों की मात्रा का संतुलन बनाए रखने के लिए एडीएच का बहुत बड़ा योगदान है। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा और आपको भी एक बार हल्का सा रिवाइज कर देता हूँ। इंपॉर्टेंट हार्मोन है जिसमें से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले अणुभार हो गया। एडीएच का कार्य क्या है, एडीएच हार्मोन नेफ्रॉन में जल के पुनः अवशोषण को बढ़ाता है,
मेन तो इसका ये कार्य है। इसका टारगेट ऑर्गन कौन सा होता है? नेफ्रॉन। और नेफ्रॉन के अंदर भी क्या है? जो हेनलेस लूप है और जो डीसीटी है, डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। उसके अलावा यदि हम बात करें कमी से, अब मेन जो है कमी से उत्पन्न होता है रोग, तो इसकी एडीएच की कमी से जल का पुनः अवशोषण कम हो जाता है, अवशोषण कम हो जाता है। अब पुनः अवशोषण कम हो गया तो इसका मतलब क्या होगा? मूत्र का आयतन बढ़ जाता है, मूत्र का आयतन बढ़ जाता है। इससे डायूरेसिस या मूत्रलता कहते हैं। और इस रोग को डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। अब डायबिटीज इंसिपिडस होगा तो जिससे व्यक्ति को बार बार मूत्र का त्याग करना पड़ेगा। मूत्र का त्याग करेगा तो शरीर में क्या हो जाती है? इसकी कमी से शरीर में डिहाइड्रेशन यानी निर्जलीकरण हो जाता है, निर्जलीकरण हो जाता है। अब निर्जलीकरण होगा तो शरीर में जल की क्या हो गई है? कमी हो गई है। अब कमी को पूरा करने के लिए क्या होगा? व्यक्ति को बार बार जल पीना पड़ता है। इसे पॉलीडिप्सिया कहते हैं, पॉलीडिप्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पॉलीडिप्सिया कहते हैं। यानी कि जल बार बार पिएगा तो उस घटना को क्या कहते हैं? पॉलीडिप्सिया कहते हैं। अब देखिएगा कि जो ये हार्मोन है नॉर्मल बॉडी में बन रहा है न्यूरोएपिफाइसिस के द्वारा। अब देखिएगा कि थोड़ा सा इसके बारे में जो अदर फैक्ट है वो मैं बता देता हूँ। हम चाय और कॉफ़ी पीते हैं, चाय और कॉफ़ी पीने के बाद में हम देखते हैं कि मूत्र का त्याग हमें करना पड़ता है। अब मूत्र का त्याग करना पड़ता है क्योंकि जो चाय और कॉफ़ी जो होता है उसके अंदर जो कैफीन नामक रसायन होता है वो एडीएच का संदमन कर देता है, जिससे एडीएच कम बनता है। एडीएच कम बनेगा तो ये सारी घटनाएं हमारे अंदर घटती है, जिससे मूत्र का आयतन भी बढ़ जाता है, मूत्र हमें बार बार त्याग करना भी पड़ता है और बार बार हमें जल को पीना भी पड़ता है। चाय व कॉफ़ी एडीएच का संदमन करती है, संदमन करती है। अब देखिएगा संदमन करती है। उसके अलावा यदि हम बात करें कि जो मरुस्थलीय जंतु है, अब इनमें आप देखिएगा कि मरुस्थलीय जंतु जो जल की कमी वाले क्षेत्र में रहते हैं, इसका मतलब इनको जो है जल जो है बॉडी के अंदर वो ज़्यादा से ज़्यादा पुनः अवशोषित होना चाहिए, या यूँ कहते हैं कि मूत्र के रूप में जल कम से कम बाहर निकलना चाहिए। यूँ कहते हैं कि मूत्र जो है वो सांद्र उत्सर्जित होना चाहिए, न कि तनु। तो मूत्र सांद्र उत्सर्जित हो उसके लिए क्या हो कि मूत्र में से जल का पुनः अवशोषण ज़्यादा से ज़्यादा नेफ्रॉन के द्वारा। तो उस समय क्या होता है कि मरुस्थलीय जंतुओं में एडीएच का स्त्रवण अधिक होता है, इसलिए एडीएच का स्त्रवण अधिक होता है, जैसे ऊँट वगैरह में अधिक होता है। अधिक होता है ताकि सांद्र मूत्र का उत्सर्जन किया जा सके, सांद्र मूत्र का उत्सर्जन किया जा सके। तो ये एडीएच हार्मोन है और इसको वैसोप्रेसिन नाम क्यों दिया गया? क्योंकि ये जो रक्त वाहिनियाँ हैं उनके अंदर संकुचन उत्पन्न करता है और संकुचन उत्पन्न होने से रक्त का दाब भी क्या है? बना रहता है। इसके अलावा यदि हम बात करें एडीएच जो है, एडीएच जो है ये हार्मोन जो है
आंत पित्ताशय मूत्राशय इनकी रक्त वाहिनियों में पेशियों में संकुचन भी उत्पन्न करता है, जिससे रक्त दाब में क्या है ये वृद्धि कर देता है, ताकि रक्त का दाब जो है इन अंगों की ओर अधिक बना रहे। उसके अलावा यदि हम बात करें इस हार्मोन का जो नियमन है, इसका जो नियमन है वो नियमन जो है, वैसे तो वहाँ हमने देखा कि रिलीजिंग फैक्टर और इनहिबिटरी फैक्टर के द्वारा होता है एड्रीनल हाइपोथाइसिस में, परंतु यहाँ पर तो ये हार्मोन खुद ही हाइपोथैलेमस के द्वारा बन रहा है, इसलिए यहाँ पर नियमन के लिए वैसे देखा जाए तो हाइपोथैलेमस के अंदर प्राशरण नियमन केंद्र होता है। हाइपोथैलेमस में प्राशरण नियमन केंद्र होता है। ये हाइपोथैलेमस का प्राशरण नियमन केंद्र क्या करता है, ये देखता है कि बॉडी के अंदर जल की मात्रा कितनी है। यदि बॉडी के अंदर जल की मात्रा कम है तो एडीएच का स्त्रवण ज़्यादा होगा, ताकि जल का पुनः अवशोषण नेफ्रॉन में अधिक से अधिक हो। यदि जल आवश्यकता से अधिक है तो एडीएच का स्त्रवण थोड़ा कम होता है, ताकि जल जो है उसका पुनः अवशोषण कम होकर के वो मूत्र के रूप में ज़्यादा शरीर से बाहर निकल जाए। तो हाइपोथैलेमस का जो प्राशरण नियमन है वो क्या करता है एक्चुअल में कि जो वेंट्रिकुलर या पैरावेंट्रिकुलर जो नर्व होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं, उनको क्या कर देता है, एक्टिव करता है। किस हिसाब से कि शरीर के अंदर जल की उपलब्धता किस प्रकार की, यदि उपलब्धता कम है तो एडीएच ज़्यादा बनेगा, यदि जल की उपलब्धता अधिक है तो एडीएच थोड़ा कम बनता है, ताकि मूत्र का आयतन बढ़ा रहे। तो इस प्रकार ये हमने एडीएच या वैसोप्रेसिन या पिट्रोसिन को देखा है। अब बात करते हैं हम ऑक्सीटोसिन की। ऑक्सीटोसिन जो है, जिसको पिट्रोसिन भी कहा जाता है, नेक्स्ट जो अपना 2 नंबर हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन, या उसको हमने पिट्रोसिन बोला था, इसको हम पिटोसिन बोलते हैं, पिटोसिन। अब ऑक्सीटोसिन के लिए थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। ये हार्मोन भी न्यूरोहाइपोफाइसिस के द्वारा स्रावित होता है, और न्यूरोहाइपोफाइसिस के जो सुप्रा ऑप्टिक नाभिक होते हैं या सुप्रा ऑप्टिक जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके द्वारा ये बनता है। बनने के बाद में जो न्यूरोहाइपोफाइसिस है उसके द्वारा इकट्ठा करके रक्त में छोड़ा जाता है। और जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, इंपॉर्टेंट हार्मोन इसलिए ये भी कि ये हार्मोन एक तो क्या काम करता है कि जब जो मादाएं होती हैं उनके अंदर स्तन ग्रंथियों को दुग्ध स्त्रवण के लिए प्रेरित करता है। देखिएगा, दुग्ध संश्लेषण के लिए प्रोलैक्टिन हार्मोन प्रेरित करता है, और दुग्ध स्त्रवण के लिए हार्मोन कौन सा प्रेरित करता है, ऑक्सीटोसिन। इसलिए क्या करते हैं हम, घरों के अंदर जो दुग्ध जब किसी पशु से लेते हैं, गाय या भैंस में, अगर वो दूध नहीं दे रहे होते हैं तो उनको हम पहले जो इंजेक्शन लगाते हैं गाँव में, वो ऑक्सीटोसिन का था। वर्तमान में इस इंजेक्शन पर चूँकि रोक लगाई हुई है सरकार की, तो जो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया जाता है वो इसीलिए दिया जाता है ताकि उसके लगाने के बाद में जो ब्रेस्ट ग्लैंड है उनके द्वारा दूध का स्त्रवण प्रारंभ हो जाए। दूसरा इसका क्या काम है, ये जो गर्भाशय होता है महिलाओं के अंदर, तो गर्भाशय की जो अरेखित पेशियाँ हैं उनके अंदर संकुचन जो है उनको प्रेरित करता है। संकुचन जब प्रेरित करता है तो जिसके द्वारा क्या होता है कि जो गर्भ में पल रहा बच्चा होता है वो नीचे की ओर खिसक जाता है, जिसका बर्थ हो जाता है। तो पहले इसकी हम बात करें इसकी विशेषताओं की, तो पहली विशेषता क्या है, ये भी ऑक्टोपेप्टाइड हार्मोन है। ऑक्टोपेप्टाइड हार्मोन है जो कि 9 एमिनो अम्ल का बना होता है। अब ये कह सकते हैं कि ऑक्सीटोसिन और एडीएच दोनों की जो रासायनिक संरचना है वो सेम ही होती है, लगभग का बना होता है। वो भी ऑक्टोपेप्टाइड था और ये भी क्या है, ऑक्टोपेप्टाइड है। उसके अलावा ये हार्मोन जो है, यदि इसके हम बात करें कार्यों की, तो इसका अणुभार लगभग 1000 होता है। इसके अणुभार को भी लिख देते हैं, अणुभार लगभग 1000 होता है, 1000 होता है। उसके बाद में यदि बात करें कि ये जो है हार्मोन, ये चूँकि अमीनो अम्ल का बना होता है, यानी प्रोटीन प्रकृति का होता है, तो ये हार्मोन जो है सभी प्रकार की चीकनी पेशियों, मूत्राशय, सभी प्रकार की चीकनी
पेशियों, मूत्राशय, गर्भाशय आदि पर अपना प्रभाव रखता है, आदि पर अपना प्रभाव रखता है। यानी आदि जो ये सभी अंग हैं इनको क्या करता है, वो प्रभावित करता है या इनके अंदर संकुचन उत्पन्न करता है। इसके अलावा यदि इसके बात करें कि कार्य क्या है, तो कार्य की यदि हम बात करें तो सबसे पहला जो ये हार्मोन है ये दुग्ध स्तन ग्रंथियों में को दुग्ध मिल्क सिक्रेशन को प्रेरित करता है। मिल्क सिक्रेशन जब होता है, सिंथेसिस तो प्रोलैक्टिन करता है, सिक्रेशन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार होता है, ऑक्सीटोसिन होता है। उसके अलावा ये जो हार्मोन है, ये हार्मोन गर्भाशय के अंदर, गर्भाशय पेशियों में, गर्भाशय की पेशियाँ अरेखित यानी अनैच्छिक होती है, पेशियों में कर्माकुंचन उत्पन्न कर प्रसव क्रिया प्रारंभ करता है। ये भी इसका कार्य है। और इसका एक इम्पोर्टेंट कार्य और है, मैथुन के समय नर द्वारा मादा की योनि में छोड़े गए स्पर्म या शुक्राणुओं को ओविडक्ट की ओर भेजने में सहायक है। क्योंकि ये क्या करता है कि जैसे ही मेल और फीमेल के बीच में कोपुलेशन यानी मैथुन की क्रिया होती है, तो मैथुन की क्रिया जब होती है, मैथुन के दौरान क्या किया जाता है, नर के द्वारा जो स्पर्म है या शुक्राणु है वो मादा की योनि के अंदर छोड़ दिए जाते हैं। अब मादा की योनि के अंदर जब शुक्राणु छोड़े जाते हैं तो उस समय क्या होता है कि एक तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन, एक प्रोस्टाग्लैंडिन और बनता है। ये दोनों हार्मोन क्या करते हैं, मादा की जो गर्भाशय है उसके अंदर बार बार कर्माकुंचन उत्पन्न कर देते हैं। कर्माकुंचन उत्पन्न करने से क्या होता है, जो शुक्राणु है वो धीरे धीरे ऊपर की ओर खिसकते हुए फैलोपियन ट्यूब तक आ जाते हैं। और जैसे यदि इसको हम थोड़ा डायग्राम से देखें इस तरह से, पेरीमीट्रियम, मायोमीट्रियम और एंडोमीट्रियम। अब देखिएगा, फीमेल के द्वारा स्पर्म यहाँ छोड़े जाते हैं और स्पर्म को यहाँ से गति करके यहाँ तक आने होता है। तो स्पर्म को छोड़ तो यहाँ दिया जाता है कोपुलेशन के दौरान, कोपुलेशन यानी मैथुन के दौरान नर के द्वारा वेजाइना में छोड़ दिए गए। अब स्पर्म को यहाँ से यहाँ तक फैलोपियन ट्यूब तक पहुँचना है। तो उस दौरान क्या होता है कि ये जो मायोमीट्रियम लेयर होती है, यूट्रियस, ये गर्भाशय या यूट्रियस है, तो गर्भाशय या यूट्रियस की मायोमीट्रियम जो लेयर होती है ये मसल्स की बनी होती है। तो ऑक्सीटोसिन क्या करता है, उस समय भी प्रोस्टाग्लैंडिन के साथ मिलकर के इसमें कर्माकुंचन उत्पन्न कर देता, ताकि ये जो शुक्राणु हैं वो कर्माकुंचन से बार बार खिसकते हुए कहाँ तक पहुँचे, फैलोपियन ट्यूब में, जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये भी किसका कार्य है, अपने ऑक्सीटोसिन का कार्य है। अब देखिएगा कि हाइपोथैलेमस जो है, ये हाइपोथैलेमस जो है इसका नियंत्रण अपने न्यूरोहाइपोफाइसिस के संदर्भ में नहीं कह सकते, क्योंकि ये हार्मोन भी किसके द्वारा बनता है, हाइपोथैलेमस की जो वेंट्रिकुलर पैरावेंट्रिकुलर सुप्राऑप्टिक जो
न्यूक्लियस होते हैं, या यूँ कहते हैं सुप्रा ऑप्टिक जो नर्व के न्यूक्लियस होते हैं उनके द्वारा ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन बनता है। तो इनका यहाँ नियंत्रण करने की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि खुद ये हाइपोथैलेमस के द्वारा ही बने होते हैं। तो इस प्रकार स्टूडेंट अपने आज जो भी देखा है वो देख लिया कि न्यूरो हाइपोफाइसिस जो है उसके द्वारा दो हार्मोन बनते हैं। एक तो बनता है अपने ऑक्सीटोसिन और दूसरा बनता है एडीएच हार्मोन। तो ये दो हार्मोन बनते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस के, और दोनों हार्मोन्स न्यूरो हाइपोफाइसिस के द्वारा इकट्ठे करके रक्त में छोड़ जाते हैं। इनको न्यूरो हार्मोन्स भी बोला जाता है। तो ये अपनी आज जो ग्लैंड खत्म हुई है ये कौन सी है? पिट्यूटरी ग्लैंड के सभी हार्मोन अपने कर लिए। अब जो अपनी नेक्स्ट ग्लैंड है वो है थायराइड ग्लैंड, जिसका मैं थोड़ा सा परिचय बता देता हूँ, जिसको अपने कल की क्लास से पूरा डिटेल में शुरू करेंगे। नेक्स्ट जो ग्लैंड अपनी कौन सी है? थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड। अब थायराइड ग्लैंड की यदि हम बात करें तो थायराइड जो ग्रंथि होती है ये मनुष्य के अंदर पाई जाती है लैरिंक्स के नीचे, लैरिंक्स जिसको हम स्वर यंत्र भी कहते हैं, और जो अपनी श्वास नली जो है उसके दोनों ओर पाई जाती है। और ये लैरिंक्स के जो थायराइड और क्रिकोइड जो उपास्थि होती है उसके पार्श्व में स्थित होती है। और शरीर की सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड है, और इसका जो वजन है वो 30 ग्राम तक होता है। इसकी यदि हम संरचना की बात करें तो इस तरह से अपने थोड़ा सा देखें तो यहाँ पर इस तरह से ये लैरिंक्स है, और ये अपनी थायराइड ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड जो होती है ये आपस में बाइलोब्ड होती है, ये द्विपालित होती है, बाइलोब्ड होती है। ये इस्थमस नामक एक संयोजी ऊतक द्वारा आपस में जुड़ रहती है, इसको कहते हैं इस्थमस या संयोजक कहते हैं। दोनों लोब, थायराइड ग्लैंड एक ही होती है परंतु इसके लोब कितने होते हैं? 2 होते हैं। इस्थमस द्वारा जुड़ी रहती है और लैरिंक्स के ठीक नीचे होती है। और थायराइड और क्रिकोइड जो उपास्थियाँ होती है वो भी इनके एकदम पास में स्थित होती है। उसके बाद में यदि हम देखें कि ये शरीर की सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड है, जिसको सबसे ज़्यादा रक्त की सप्लाई होती है। ये माना जाता है कि प्रतिदिन लगभग इसको, या प्रतिदिन क्या, प्रत्येक घंटे जो है वो लगभग इसको 5 लीटर रक्त जो है सप्लाई होती है। उसका रीज़न भी है क्योंकि ये जो ग्रंथि है, ये पहली बात तो ये ग्रंथि जो है शरीर के अंदर जो हमारी ये कह सकते हैं कि जो एटीपी निर्माण से संबंधित उपाय यानी उपापचयी क्रियाएं हैं उनका नियमन करती है। और इसके द्वारा जो थायरोक्सिन हार्मोन, थायराइड के द्वारा कौन सा हार्मोन? थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, जिनको हम T3 T4 भी बोलते हैं सामान्य भाषा में। वो हार्मोन स्रावित होते हैं। थायरोक्सिन अगर अपने मेन बात करें तो थायरोक्सिन स्रावित होता है, और थायरोक्सिन जो है वो हार्मोन जो है मेन हार्मोन है इसका, वो हार्मोन शरीर में उपापचयी क्रियाओं के लिए जिम्मेदार होता है। और साथ में क्या होता है कि इसको रक्त की सप्लाई अधिक भी होती है। कारण उसका ये भी है क्योंकि इस हार्मोन के निर्माण में मैंने कल बताया था टायरोसिन और आयोडीन चाहिए। तो टायरोसिन और आयोडीन जब चाहिए अपने को तो उससे क्या होता है कि ये हार्मोन जो है थायरोक्सिन जो हार्मोन है आयोडीन की उपस्थिति में बनता है, या आयोडीन और टायरोसिन के जुड़ने से बनता है। तो दोनों को जुड़ने से बनता है। तो जो थायराइड के अंदर मौजूद उपकला कोशिकाएं होती हैं उनके पास टायरोसिन एमिनोमल तो पहले से मौजूद होता है, परंतु उनको आयोडीन भी चाहिए। वो आयोडीन हमेशा इनको रक्त से मिलता है। तो इसलिए रक्त की सप्लाई यदि अधिक होगी, प्रति घंटे 5 लीटर तक होती है, तो जिस कारण क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आयोडीन जो है वो टायरोसिन से जुड़ेगा, उतना ज़्यादा थायरोक्सिन का निर्माण होता है। इसके द्वारा एक हार्मोन और बनता है, थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन भी बनता है। ये हार्मोन भी शरीर के अंदर जो है जो हमारे लवण है उनके नियमन के लिए सहायक होता है। तो कल अपने जो ग्लैंड शुरू करेंगे पार्ट 15 के अंदर वो करेंगे अपने थायराइड ग्लैंड। थैंक यू।